हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और एज यू ऑल नो कि रिसेंट ट्रेंड सीरीज क्या है, फिर भी एक बार बता देता हूं कि रिसेंट ट्रेंड सीरीज में हम लोग पिछले 5 साल के इलेक्ट्रिकल में आए हुए क्वेश्चंस कर रहे हैं। और जहां जहां इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में जो इलेक्ट्रिकल मशीन का पार्ट सिलेबस में है, क्या क्या है? एक तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और थ्री फेज इंडक्शन मशीन। थ्री फेज इंडक्शन मशीन, तो इन दोनों का जिक्र करेंगे। 2 साल से इसमें जुड़ा हुआ है मशीन का सिलेबस, और इलेक्ट्रिकल में तो पिछले कई सदियों से जुड़ा हुआ है मशीन। तो यहां पर पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को हम लोग एनालिसिस करेंगे विद शॉर्ट समरी। शॉर्ट समरी भी देखेंगे और उसके साथ साथ हम लोग पिछले 5 साल में आए हुए सारे क्वेश्चन गेट की करेंगे, ताकि एक थॉट प्रोसेस डेवलप होगा। रिसेंटली आपके सामने क्या चीजें हो रही, क्या नयापन है गेट के एग्जामिनेशन में, वो सब देखने को मिलेगा। सिलेबस वाइज अगर बात करें तो कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। मैं अगर बात करूं आज से 20 साल पहले का या 10 साल पहले का सिलेबस था मशीन का और आज का सिलेबस है, तो बहुत माइन्यूट सा चेंज दिखेगा, तो दिखेगा, अदरवाइज चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो रिसेंट ट्रेंड सीरीज इसी का मकसद है। एनालॉग, डिजिटल, सिग्नल एंड सिस्टम, मशीन, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में रिसेंट ट्रेंड हम लोगों ने करवाए हैं, उसका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन में। तो दो चीजें होती है, जैसा कि अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, कि सिंगल फेस होता है उसमें और थ्री फेस होता है। अब कायदे से आपका कॉमन सेंस ये बोलता है कि सर सबसे पहले तो सिंगल फेस पढ़ना चाहिए, फिर थ्री फेस पढ़ना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं थ्री फेस, क्योंकि थ्री फेस का बेसिक समझने के बाद ही आपको सिंगल फेस की चीजें समझ में आएगी। ऐसा नहीं कि नहीं समझ सकते हो, समझ सकते हो, बट बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको एक फाउंडेशन बन जाता है, तो सिंगल फेस आसान होता है। और पहले इसलिए भी पढ़ते हैं थ्री फेस हम लोग, सबसे पहले ये भी इसलिए भी पढ़ते हैं क्योंकि इसका जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, उसका वेटेज 80% टाइम जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो थ्री फेस से पूछे जाएंगे, 20% टाइम किससे पूछे जाएंगे? सिंगल फेस से पूछे जाएंगे। और बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं है, 6-7 लेक्चर के अंदर पूरा सिंगल फेस खत्म हो जाता है, और थ्री फेस समझने के लिए कम से कम 40-45 लेक्चर लगते हैं आपको। ठीक है, तो अब आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा। और यूटिलिटी वाइज भी आपको अगर मैं बात करूं तो थ्री फेस का यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, सिंगल फेस का भी है, बट कंपैरेटिवली थ्री फेस का यूटिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, बाकी में क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज, सब के सब ऑलरेडी मैं फुल कोर्स में बता चुका हूं। यहाँ पे मुझे बताने की वापस से जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास भी टाइम लिमिटेड है और मैं आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं लूंगा। देखिए, फुल कोर्स में मशीन का जो फुल कोर्स है बहुत मेहनत से बनाया है, तो इसको जरा देख लेते हैं थोड़ा सा। एक जो लोग भी जी सेंटर एप्लीकेशन से पढ़े होंगे, तो जस्ट एक क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, ताकि पूरा मशीन से हम लोग ऊपर ऊपर से गो थ्रू हो जाएंगे इस पूरे टॉपिक से। देखो, हमने क्या किया, इंडक्शन मशीन में गए तो इंडक्शन मशीन में आपको 3 फोल्डर नजर आएंगे, है ना? किससे ले लेते हैं, कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा ये वाला लेते हैं। 3 फोल्डर नजर आएंगे। सबसे पहला है पहले लेक्चर में मैंने सिलेबस के बारे में आपको बताया, मशीन के सिलेबस में। कौन सा सिलेबस? इंडक्शन मशीन का सिलेबस। फिर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेटिंग मशीन, जैसे डीसी मशीन में भी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट डाला था ना, उसी का लाइनअप आगे है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेटिंग मशीन आपको पढ़ाया है 7 लेक्चर के अंदर। देखिए गाइस, क्या होता है ना, इलेक्ट्रिकल मशीन की कोई भी किताब में रोटेटिंग मशीन वाला जो टॉपिक है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेटिंग मशीन, उसमें चारों मशीन का एक साथ जिक्र कर देता है। तो स्टूडेंट के दिमाग में क्या होता है कि यार, फैकल्टी जब उसको देखे ना तो बड़ा अच्छा लगता है कि अरे चलो चारों मशीन को एक साथ कंपैरिजन करवा दिया, और रोटेटिंग मशीन चारों की चारों मतलब जितना भी रोटेटिंग मशीन है वो सारी सारी एक जगह पे बेसिक्स बता दिया। बट दिक्कत इसमें ये होती है ना कि स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट अगर वो चारों मशीन के बारे में शुरू में तो जानता नहीं है, तो इसलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, और उसमें से बहुत सारी चीजें आपको पढ़ना भी नहीं होती एग्जाम पर्पस के लिए, गेट के हिसाब से वो इंपॉर्टेंट भी नहीं होता है। तो इसी वजह से मैंने क्या किया है, ट्रांसफार्मर तो हमारा स्टैटिक डिवाइस था, जब डीसी मशीन स्टार्ट हुआ तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेटिंग का अलग फोल्डर बना दिया। सिंपल, जब मैं इंडक्शन मशीन पढ़ा रहा हूं तब मैंने यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेटिंग का अलग कर दिया, जैसे सिंक्रोनस पढ़ेंगे तो वहां पर भी मैंने अलग कर दिया है। तो इसलिए 7 लेक्चर के अंदर पूरा रोटेटिंग मशीन कैसे वर्क करती है वो सारी चीजें बताई है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा थ्री फेज इंडक्शन मशीन को हम लोगों ने 41 लेक्चर के अंदर कवर किया। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं अगर नहीं नजर आ रहा हो तो, है ना? उसके बाद हमने सिंगल फेस मशीन 7 लेक्चर के अंदर सिंगल फेस इंडक्शन मशीन को कवर कर दिया, पूरा डिटेल वर्जन में बताया है। अब देखो, लाइन वाइज चलते हैं फटाफट हम लोग। चलो, सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मशीन। रोटेटिंग मशीन का इंट्रोडक्शन क्या होता है वो सीखा हम लोगों ने। उसके बाद बेसिक आइडिया ऑफ टॉर्क। टॉर्क का बिल्कुल बेसिक आइडिया, बहुत ही फन तरीके से मैंने आपको चीजें बताई है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, दुनिया देखते हैं, उसी को लेके मैंने चीजें जितना सिंप्लीफाई हो सकता था मैंने उतना सिंप्लीफाई किया है मशीन को। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और रिलक्टेंस टॉर्क क्या होता है, ये सारी चीजें बताई। फिर हमने डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में जाना।
ठीक है। उसके बाद हमने देखा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ टॉर्क इन जनरेटर में भी देखा और मोटर में भी देखा, है ना। जनरेटर में जो डायरेक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ और टॉर्क का कैसा हो सकता है और मोटर में कैसा हो सकता है, दोनों देखा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फिर देखा कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क कैसे डेवलप होता है, बहुत जरूरी है, ये देखा। उसके बाद हम लोग आते हैं हमारे 9th वाले पे, ठीक है। अब हमारा ये बेसिक्स में पूरा खत्म हो गया है ना, बेसिक्स में सारा का सारा खत्म हो गया। सिर्फ यहाँ पे फिर हम लोगों ने देखा कि ट्रांसफॉर्मर, है ना, वो पहला फोल्डर जो था बेसिक वाला, वो सारी अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने ले ली। अब हम लोग पढ़ाई करेंगे एक्चुअल में 3 फेज यहाँ से स्टार्ट होता है, जहां पे हम लोग सबसे पहले कंपैरिजन ऑफ ट्रांसफॉर्मर और इंडक्शन मशीन का बीच में कंपैरिजन करते। क्योंकि हुआ क्या था कि ट्रांसफॉर्मर के बाद ट्रांसफॉर्मर जो था ना, वो स्टैटिक डिवाइस था, उसी की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को स्टेटर और रोटर बना के बीच में एयर गैप डाल दिया, है ना। ट्रांसफॉर्मर है, प्राइमरी सेकेंडरी बीच में से कट किया, एयर गैप बन गया और घुमा दिया एक तरीके से। तो पूरा मैंने सब कुछ करके दिखाया यहाँ पे, है ना, लेक्चर्स के अंदर। तो ट्रांसफॉर्मर और इंडक्शन मशीन के बीच में कंपैरिजन क्या है, किस तरीके से, सब कुछ देखा। उसके बाद देखा कि स्टेटर और रोटर के डिजाइन देखे हमने, किसके देखे, स्टेटर और रोटर के डिजाइन देखे। उसके बाद बेसिक लेवल प्रिंसिपल ऑपरेशन, जो प्रिंसिपल ऑपरेशन है उसके बिल्कुल बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग दी आपको, और फिर आगे एडवांस लेवल की अंडरस्टैंडिंग भी दी। तो पहले बेसिक लेवल देखा, फिर वेरी इंपॉर्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, आरएमएफ के बारे में जाना हमने, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में किस तरीके से क्या होता है, ठीक है। वो शादी वाला एग्जांपल भी हमने देखा था कि शादियों में जो लाइटिंग होती है एकदम सांप जैसे चलती रहती है ना, वो असल में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जैसा ही है ना। वो एग्जांपल जब आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। देन एडवांस लेवल की अंडरस्टैंडिंग, देखिए बेसिक ऑपरेशन भी है ना, किताबों में बस पैराग्राफ में लिख दिया कि इसके बाद सप्लाई दिया, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसका समझ में नहीं आता है। तो उसको भी मैंने 2 हिस्सों में, कि ऑपरेशन अगर मैं बोल रहा हूँ इंडक्शन मशीन, तो आपके दिमाग में मशीन पूरा रन करना चाहिए कि किस तरीके से मशीन घूमनी चाहिए, कि पूरा ऑपरेशन कैसे हो रहा है। जैसे मैं बोलूं डीसी मशीन, तो डीसी मशीन का दिखना चाहिए। तो सिमिलरली मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग और एडवांस अंडरस्टैंडिंग ये किसी किताब में नहीं लिखा है, मैंने एज ए स्टूडेंट सोचा कि स्टूडेंट को क्या चीजें बेहतर वे में पढ़ाई जा सकती है, किस तरीके से और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली मशीन बहुत बहुत वाइडर भी है और कॉम्प्लेक्स है, तो उसको मैंने सिंप्लीफाई तरीके से रखा है। उसके बाद हमने देखा प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क, ये एज सच गेट में इसके डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी ये टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही मजेदार तरीके से दी है, अलग अलग हम लोगों ने यहाँ पे वेवफॉर्म बनाई है। उसके बाद हमने देखा स्टेटर फेड इंडक्शन मशीन, स्टेटर पे सप्लाई देंगे तो इंडक्शन मशीन कैसे वर्क करती है, और रोटर पे सप्लाई देंगे, रोटर फेड इंडक्शन मशीन तो क्या होगा, इनके रिलेशंस देखे बहुत शॉर्ट में। उसके बाद देखा इक्विवेलेंट सर्किट्स ऑफ इंडक्शन मशीन, जैसे हमने ट्रांसफार्मर को पूरा डिजाइन करने के बाद उसका इक्विवेलेंट आरएलसी में, सी तो नहीं होंगे, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के फॉर्मेट में हम लोगों ने एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाया। सिमिलरली यहाँ पे इंडक्शन मशीन में भी इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विवेलेंट सर्किट आप समझ गए तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है, और वहीं से हम लोग पावर स्टेजेस की इनपुट पावर जो आया है और आउटपुट पावर आया है, तो पूरा पावर का फ्लो कैसे हो रहा है, कहां पे एयर गैप पावर जा रहा है, रोटर कॉपर लॉस, स्टेटर लॉस, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, और आउटपुट पावर मिल जाता है। तो पावर स्टेजेस हम लोगों ने देखे दोनों में, और फेजर डायग्राम भी बनाया। उसके बाद अप्रॉक्सीमेट मॉडल जो होता है स्टीमेंस मॉडल, उसको भी देखा। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कशन करे 3 लेक्चर में, क्वेश्चन पावर फ्लो के ऊपर सारे के सारे जितने भी अच्छे वैरायटी के क्वेश्चन है सब मैंने यहाँ पे करवा दिए। उसके बाद देखो मैंने एक चीज बताई थी आपको कि इंडक्शन मशीन में जनरेटर मोटर में इंपॉर्टेंट क्या है, मोटर इंपॉर्टेंट है। मोटर में क्या होता है, हमें इनपुट से मतलब है, आउटपुट से मतलब है। आपके घर में आप बैठे हो और सीलिंग फैन चल रहा है तो आपको पंखे की हवा से मतलब है ना, ब्लेड घूमना चाहिए, उसके उस पार इनपुट में वोल्टेज करंट क्या आ रहा है उससे क्या मतलब आपको। तो इसलिए इंडक्शन मोटर में हमारा मेन पर्पस किससे होता है, आउटपुट से, हमें आउटपुट बहुत बढ़िया चाहिए। इसका मतलब है कि हमारा आउटपुट साइड में कौन है, रोटर से आउटपुट लेते हैं, तो इसलिए रोटर सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से रोटर सर्किट के ऊपर हम लोग और ज्यादा एनालिसिस करते हैं। तो रोटर सर्किट के ऊपर बहुत अच्छा एनालाइज किया हम लोगों ने पार्ट 1 में, उसके बाद ये पार्ट 2 भी करेंगे यहाँ पे। तो रोटर सर्किट के बारे में पूरा का पूरा बिल्कुल महीन से महीन, छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे ली। उसके बाद टॉर्क के रिलेशन देखे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल वाइज मैक्सिमम टॉर्क देखा, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, है ना। जब कॉलेज में हम मशीन पढ़ते हैं तो तीसरे चौथे लेक्चर में टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स बना देते हैं, बट इसको बनाने से पहले पूरा फाउंडेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद हमने देखा कि क्वेश्चन डिस्कशन कैसे होता है इनके ऊपर, टॉर्क के ऊपर सारे पॉसिबल बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस हमने यहाँ देखे। ये जो कॉन्सेप्ट है ना स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेबिलिटी से
हर 8-10 साल में एक बार क्वेश्चन आता है, और जिस साल भी आता है ना, सरप्राइज हो जाते हैं स्टूडेंट। तो प्लीज इसको देखिएगा, बहुत मजेदार है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और मजा आएगा, कोई टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है, समझने की जरूरत है बस, है ना। तो इससे स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट से आपको बिल्कुल पता चलेगा कि लोड टॉर्क और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क एक दूसरे को कैसे बैलेंस करने की तरफ भागते हैं। लोड टॉर्क इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इधर हो जाएगा, लोड टॉर्क बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क फिर बढ़ जाएगा। तो इस तरीके का पूरा ऑपरेशन हमने यहाँ देखा। उसके बाद नो लोड टेस्ट एंड ब्लॉक रोटर टेस्ट, जैसे हमने ओसीएससी देखते थे वैसे ही यहाँ पे नो लोड टेस्ट और ब्लॉक रोटर टेस्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, फिर क्वेश्चन डिस्कशन देखा इसके ऊपर हम लोगों ने। देन अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मशीन। इंडक्शन मशीन का स्पीड कंट्रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं, और हम लोगों ने फिर यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कशन की। तो इस तरीके से हमने 40 लेक्चर में पूरा का पूरा इंडक्शन मशीन, नहीं अभी बाकी है, 41 में भी खत्म नहीं किया है ना, और बाकी है स्टार्टर्स। अगेन ये देखो स्टार्टर है ना, 2007 में आईआईटी कानपुर ने पेपर बनाया था, 3 क्वेश्चन दे दिए थे स्टार्टर के ऊपर, स्टार्टर के ऊपर 3 क्वेश्चन दे दिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वापस आईआईटी कानपुर 2023 में क्वेश्चन बना रहा है, और स्टार्टर से बहुत सालों से क्वेश्चन नहीं, सॉरी बहुत सालों से नहीं आए थे, 2007 में आया था, उसके बाद से 2022 में जो 22 का पेपर हुआ ना, उसमें स्टार्टर से क्वेश्चन दे दिए, और हो सकता है अगले साल फिर क्वेश्चन दे दे। तो बहुत सारे लोग स्टार्टर, जिस अभी मैंने स्टेबिलिटी वाला बताया था, वैसे स्टार्टर है, 8-10 साल में क्वेश्चन आता है इससे, और सरप्राइज हो जाते हैं बहुत सारे लोग। तो 2022 में भी 22 में भी स्टार्टर से क्वेश्चन आया था, मैं करवाऊंगा, और हमने बहुत अच्छे से टाइप्स ऑफ स्टार्टर, डीओएल स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, स्टार डेल्टा, सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, और लगभग आप कंपेयर करोगे ना, हमने जो क्वेश्चन किया जो 2022 में क्वेश्चन आया, एग्जैक्ट कॉपी आ गया एक क्वेश्चन, तो है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कशन हुआ, उसके बाद कंस्ट्रक्शन डिटेल, ये थोड़े से ऐसी डिटेल्स है जिसके बारे में हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये आपको जो आप कॉलेज लेवल का जो इंटरव्यू देते हैं, पीएसयू के इंटरव्यू देते हैं, या फिर और एडवांस समझ अगर आपको चाहिए मशीन की, तो ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। बहुत ही क्विक तरीके से, बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने पढ़ाया है। कंस्ट्रक्शन डिटेल, फिर स्लॉट हार्मोनिक क्या होता है, स्क्यूइंग क्या है, कॉगिंग क्या है, एयर गैप कॉन्सेप्ट क्या है, टाइम एंड स्पेस हार्मोनिक्स क्या है, क्रॉलिंग क्या है ना, कॉगिंग और क्रॉलिंग तो बहुत फेमस टर्मिनोलॉजी है। तो इस तरीके, और उसके बाद डिब्बा रोटर और डबल केज रोटर, इसमें भी हम लोगों ने पूरा का पूरा डिब्बा रोटर और डबल केज रोटर, क्योंकि ये सारे के सारे कॉगिंग, क्रॉलिंग, डिब्बा रोटर, स्लॉट हार्मोनिक्स, आपका स्पेस एंड टाइम, एयर गैप, ये सारे के सारी टर्मिनोलॉजी आपको इंटरव्यू या वाइवा में पूछा जाता है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार थ्योरी क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके कोई भी ऐसी चीज नहीं पढ़ाई है अननेसेसरी जो गेट के सिलेबस के बाहर है, अननेसेसरी का आपका टाइम वेस्ट नहीं किया गया है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। वैसे ही मशीन इतना बड़ा है, उसको वैसे ही कॉम्पैक्ट करके इतना पढ़ाया जा रहा है आपको, है ना, और ये सॉलिड पढ़ाया हुआ है। चलो, सिंगल फेज इंडक्शन मशीन में फिर हमने देखा, इंट्रोडक्शन देखा। देखो, 2 चीजें हैं सिंगल फेज में, इक्विवेलेंट सर्किट, और दूसरा है टाइप्स ऑफ इंडक्शन मशीन, इन दोनों से क्वेश्चंस आते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सिंगल फेज देखा, उसके बाद डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी क्या होती है वो देखा, उसके बाद इक्विवेलेंट सर्किट बनाया, और उसके ऊपर हमने क्वेश्चंस करे, इक्विवेलेंट सर्किट्स के ऊपर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, बहुत ही आसान है। फिर स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ इंडक्शन मशीन देखा, और उसमें चारों पांचों जो टाइप्स थे वो सबके सब देखा, एक एक करके सारे टाइप्स के बारे में मैंने बताया, और यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं, और इस तरीके से हमने यहाँ पे क्वेश्चंस भी देखे। तो 56 लेक्चर में हमने पूरा का पूरा इंडक्शन मशीन का फुल कोर्स पढ़ाया है, और एक एक लेक्चर बनाने में बहुत मेहनत करी है ना। जब आप इससे गो थ्रू होंगे, या बहुत सारे लोग हुए भी होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मेहनत का लेवल, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मैंने मेहनत करी है तो हमारा फर्ज है, हम चीजें चला रहे हैं, चीजों के लिए कुछ पे, हम लोग कुछ आप पे कर रहे हैं किसी चीज के लिए, तो हमारी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बहुत अच्छे से आपको चीजें दी जाए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सेगमेंट था। जो भी जूनियर हो आपका, या कोई किसी को सजेस्ट करना हो, तो इस तरीके से मैंने पूरा बता दिया है, और जो लोग पढ़े होंगे तो एक बार पूरा पूरा गो थ्रू हो गए कि क्या था असल में। उसके बाद इसी का कॉम्पैक्ट वर्जन, इसी 56 लेक्चर का कॉम्पैक्ट वर्जन मैंने रिंग बूस्टर सीरीज में बनाया है, जिसमें आई थिंक 17 और 21 लेक्चर के अंदर ये जो 56 लेक्चर का पूरा समराइज वे में रिंग बूस्टर कोर्स में मैंने कर दिया है 21 लेक्चर के अंदर, है ना। यहाँ पर भी इंट्रोडक्शन, ये और ये कितने का है रिंग बूस्टर सीरीज, आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइस भी लिखी है 255 रुपीज, है ना। वैसे 249 रुपीज है, 5 रुपीज इसमें इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस लगता है, 5 से 6 रुपए, तो वो है 255 रुपीज में। जाके प्लीज गेट के पहले जरूर देख जाना, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बहुत हेल्प होगी। ठीक है, चलिए, तो इसमें भी हम लोगों ने पूरा का पूरा उस तरीके से चले हैं जिस तरीके से गेट में क्वेश्चन आते हैं।
तो यहाँ देखो इंट्रोडक्शन देखे, स्टेटर फीड, रोटर फीड, फिर पावर फ्लो डायग्राम, उसके क्वेश्चंस देखे, जो जो इंपॉर्टेंट है गेट के हिसाब से वो सारे करे हम लोगों ने, और बिल्कुल एकदम एक सीक्वेंस वाइज चले हैं, ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं पे भी कुछ भी उठा लिया हमने। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क, फिर क्वेश्चन डिस्कशन, उसके बाद हाउ टू फाइंड स्टेबल पॉइंट भी यहाँ पे करवाया मैंने, स्पीड कंट्रोल देखा, उसके बाद उसके क्वेश्चन देखे, स्टार्टिंग मेथड ऑफ इंडक्शन मशीन देखा हम लोगों ने, है ना, और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कशन करी थी। 3 फेज खत्म हो गया। देन हमने सिंगल फेज में भी 4 लेक्चर के अंदर पूरा इंट्रोडक्शन लिया, उसके बाद एयर गैप, पावर वगैरह के क्वेश्चंस देखे, और उसके बाद हमने पूरा क्वेश्चन डिस्कशन किया है। तो ये पूरा का पूरा रेंग बूस्टर बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में 8 से 10 दिन के अंदर पूरा का पूरा फिनिश कर दोगे। 8-10 दिन भी नहीं लगेगा, 5 दिन के अंदर पूरा इंडक्शन मशीन आपका फिनिश हो सकता है। 21 लेक्चर देखना, 4 दिन 5 दिन में आप आराम से देख सकते हो, आधे घंटे की वीडियो है। तो इस तरीके से रेंग बूस्टर और फुल कोर्स दोनों बना दिए हैं। अब हम रिसेंट ट्रेंड सीरीज में क्या कर रहे हैं, इसमें ऑलरेडी आपको थोड़ी सी ज्यादा जानकारी और सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चंस एक्स्ट्रा भी कराए, क्योंकि रेंग बूस्टर में मैंने नॉन गेट क्वेश्चंस भी करवाए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग रिसेंट ट्रेंड में क्या करेंगे, वो टॉपिक देखेंगे जो पिछले 5 साल में क्वेश्चन आए। तो देखिए 3 फेज इंडक्शन मशीन, तो टॉपिक वाइज चलेंगे हम लोग। तो पहला टॉपिक है स्लीप और स्लिप से रिलेटेड। तो देखो मैंने आपको बताया था डीसी मशीन में, जब डीसी मशीन पढ़ाया था तब मैंने आपको बोला था कि बैक ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ बोले, बैक ईएमएफ बोले, जनरेटेड ईएमएफ बोले, जो बैक ईएमएफ था ना वो ब्रेन ऑफ द डीसी मशीन था। तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो क्या कर दो, उसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो बैक ईएमएफ निकाल दो। सिमिलरली यहां पर इंडक्शन मशीन में अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो स्लिप निकाल दोगे। असल में स्लिप क्या है ना कि आपका जो स्टेटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ना, और रोटर का जो स्पीड है, उन दोनों का क्या रिलेटिव स्पीड है एक तरीके का, इस तरीके से मान सकते हो। बाकी डिटेल वर्जन में सब कुछ पढ़ा है। तो स्लिप आप अगर निकाल दोगे, तो स्लिप निकाल दिया तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो स्लिप क्या होता है, S इक्वल टू NS माइनस NR डिवाइडेड बाय NS इंटू 100%। परसेंटेज में भी लगा सकते हो, नॉर्मल भी निकाल सकते हो, ठीक है। इसका ही शॉर्ट फॉर्मेशन अगर मैं देखूं तो NR इक्वल टू NS 1 माइनस S, और NS इक्वल टू कितना होता है 120 F/P। ये तो बहुत सिंपल रिलेशन है, सभी को याद होंगे। बट इसके ऊपर 2022 में क्वेश्चन पूछे हैं, इलेक्ट्रिकल में भी आया है, इंस्ट्रूमेंटेशन में भी आया है, ठीक है, अभी बताऊंगा। दूसरा है, जब आप ये वाली रिलेशंस भी आपने देखा होंगे कि रोटर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्लिप इनटू स्टेटर फ्रीक्वेंसी। हमने हमारे नोटेशन में स्टेटर फ्रीक्वेंसी को F1 भी माना, इस वजह से 2 फॉर्मूले लिख दिए मैंने। इंड्यूस ईएमएफ रोटर साइड का वो कितना है, S इंटू E2। E2 क्या है, E2 आपका स्टैंड स्टिल कंडीशन पे इंड्यूस ईएमएफ है, ठीक है। और रिएक्टेंस जो रोटर रिएक्टेंस है वो भी कितना है, S टाइम्स ऑफ स्लिप टाइम्स ऑफ X2। X2 क्या है, स्टैंड स्टिल कंडीशन पे जो रिएक्टेंस है वो है। फिर टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू B इंटू I, इंड्यूस ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे B, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हम लोगों ने, ये रिलेशन है पहला जहां पे हमारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। अब आप बोल रहे हो सर ये करा के आप क्या करना चाह रहे हैं, तो मैं तो डायरेक्टली क्वेश्चन भी करा देता, बट ठीक है, शॉर्ट में जहां से जिस भी सेगमेंट से क्वेश्चन पूछे हैं वो सेगमेंट्स का मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं, ताकि मुझे भी अच्छा फील हो थोड़ा। बट मैं बहुत ज्यादा नहीं बता सकता क्योंकि रिसेंट ट्रेंड का पर्पस, सीरीज का पर्पस वो नहीं है ना। आप चाहो तो रेन बूस्टर से पढ़ सकते हो। चलो फटाफट देखते हैं। देखो 2022 का क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच का। A 440 volt 8 kilowatt 4 pole 50 hertz star connected induction motor has a full load slip of 0. स्लिप कितना आया है आपका, स्लिप है फुल लोड स्लिप जो है 0.04, ठीक है। द रोटर स्पीड एट फुल लोड इज, सिंपल आपसे रोटर स्पीड पूछी, रोटर स्पीड कितनी होती है, NR इक्वल टू NS 1 माइनस S, और NS निकाल दोगे, NS कितना आ जाएगा, NS आ जाएगा 120 F50 डिवाइडेड बाई 4। वैसे तो रटी होनी चाहिए कि 4 पोल 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए डायरेक्टली 1500 आरपीएम होता है, बट फिर भी आप करके देख लिया करो, है ना। नहीं तो यहाँ फ्रीक्वेंसी कई बार 60 हर्ट्ज दे देते हैं तो गड़बड़ होने के चांसेस है, एकदम रटना नहीं है। 2 दूनी 4, 2 6 12, ठीक है। ये फिर कितना हुआ 30 हो गया, तो 5 3 15, तो 1500 आरपीएम, है ना। बाकी तो वैसे 50 हर्ट्ज से और 4 पोल है तो 1500 है, बट कई बार क्या होता है सिर्फ 4 पोल 1500, 6 पोल 1000 ऐसे रट जाते हैं स्टूडेंट, और यहाँ फ्रीक्वेंसी में चेंजेस हो जाता है, ठीक है। तो चलो NR कितना हो जाएगा, NR हो जाएगा 1500 और 1 माइनस 0.04 स्लिप, ठीक है। तो ये देख लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.04, ठीक है, इंटू 1500, तो ये हो गया 440 आरपीएम इज द आंसर, है ना। शौक है थोड़ा सा, है ना। बट आप ये सोच रहे होंगे सर इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच है उनको तो छोटा क्वेश्चन आ सकता है, बट आप इलेक्ट्रिकल को देखो, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 गेट 2022 का इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन।
द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द स्टेटर एंड रोटर करंट्स फ्लोइंग इन अ 3-phase 8-pole इंडक्शन मोटर आर 40 हर्ट्ज एंड 1 हर्ट्ज। ठीक है, यहाँ पे करंट का फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब उसी का फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। तो यहाँ पे रोटर का फ्रीक्वेंसी कितना है 1 हर्ट्ज। आपको पता है रोटर का फ्रीक्वेंसी 1 से 2 हर्ट्ज होता है, और स्टेटर का फ्रीक्वेंसी कितना है 40 हर्ट्ज स्टेटर का फ्रीक्वेंसी है। द मोटर स्पीड इन आरपीएम, आरपीएम में मोटर स्पीड पूछा है, तो मोटर स्पीड के लिए अभी हम लोगों ने देखा एनआर इक्वल टू क्या है ns 1 माइनस एस। स्लिप की जरूरत पड़ेगी, स्लिप की जरूरत पड़ेगी, तो स्लिप एस, यहाँ पे एक रिलेशन हमें पता है कि एफ आर इक्वल टू कितना होता है एस इंटू एफ एस। ठीक है, ये हो गया 1, स्लिप कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एफ एस कितना 40, 1 डिवाइडेड बाय 40, और एनआर, और ये कितना पोल है यहाँ पे नंबर ऑफ पोल 8 पोल की मशीन है ना, 8 पोल की है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 120 एफ 50 है ना, स्टेटर का याद रखना, स्टेटर का कितना है 40 नॉट 50 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल 8 है ना, 120 एफ बाई पी लगा दिया है मैंने, 1 माइनस 1 बाय 40। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 585 आरपीएम। ठीक है, 585 आरपीएम। ठीक है, मजा आया क्वेश्चन में? तो देखा आपने, आप सोच रहे होंगे, बहुत सारे नए स्टूडेंट जो 22 में अपियर नहीं हुए होंगे, वो सोच रहे होंगे सर इतना सिंपल क्वेश्चन आता है? तो मेरा आंसर है बिल्कुल आता है, बट प्रेशर सिचुएशन में बहुत सारे स्टूडेंट इस छोटे क्वेश्चन को भी नहीं कर पाते हैं। तो दोस्त, पढ़ के पूरा जाने का है, कॉन्फिडेंस रहेगा तो ही क्वेश्चन रीड करोगे, हिम्मत होगी सॉल्व करने की। तो देखा आपने 2022 में एक ये छोटे से कॉन्सेप्ट को जिसको हम वैल्यू भी नहीं देते हैं, इस तरह के फॉर्मूले को और इस तरह के फॉर्मूले को, और यहां पर आपसे दोनों साल में इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल दोनों में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कोई भी चीज को लाइटली लेके नहीं जाना है। एग्जामिनेशन में जब जाओ तो हर एक चीज को वैल्यू दो, क्योंकि कई बार हम सब्जेक्ट्स में क्या करते हैं ना, टफ चीजों को या टफ क्वेश्चन को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं और इजी क्वेश्चन और मीडियम क्वेश्चंस को वैल्यू नहीं देते हैं। हाँ ठीक है तो बन जाएगा, बट एग्जामिनेशन में क्या होता है कि वो इजी और मीडियम क्वेश्चन बनाने वाले का ही रैंक आता है टॉप 10 में। टफेस्ट क्वेश्चन जो होता है ना, उसका तो रीड करने का टाइम भी नहीं मिलेगा आपको। तो इसीलिए इजी और मीडियम क्वेश्चन भी आपने अटेम्प्ट करके आ गए अच्छे से, तो बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा आपका। टफ में से एक आध क्वेश्चन करेक्ट कर गए तो अंडर 20 से अंडर 10 या अंडर 1 या अंडर 5 में आ सकते हो, बहुत कंपटीशन है वहां पे। ठीक है, बट आप अगर ये समझ लो कि आपने इजी और मीडियम लेवल को क्रैक कर दिया तो आप अंडर 100 अंडर 200 तो आराम से आ जाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और मिलता जुलता है, गेट 2020 का इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन है। 3-phase 50 हर्ट्ज 4-pole इंडक्शन मोटर रन्स एट अ नो लोड विद अ स्लीप ऑफ 1%। ठीक है, तो नो लोड स्लीप कितना है यहाँ पे, जब नो लोड है, स्लीप एट नो लोड है ना, ये कितना है 1%, मतलब 0.01। with the full load the sleep increases to 5%। फुल लोड पे कितना हो गया स्लीप 5%, 0.05 हो गया। द परसेंटेज स्पीड रेगुलेशन ऑफ द मोटर तो देखो स्पीड रेगुलेशन पूछा है, स्पीड रेगुलेशन एसआर स्पीड रेगुलेशन। तो नॉर्मली आप लोग स्पीड रेगुलेशन के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, ट्रांसफार्मर में आप लोग वोल्टेज रेगुलेशन में बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। और वहां पे हमने जो वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, नो लोड माइनस, है ना, क्या पढ़ते हैं हम लोग, नो लोड जब पढ़ाया था मैंने, नो लोड माइनस फुल लोड डिवाइडेड बाय रेटेड, है ना, रेटेड लोड। ठीक है, तो हमने अगर वोल्टेज रेगुलेशन की बात करूं मैं ट्रांसफार्मर में, तो वहां पे क्या देखा, नो लोड माइनस फुल लोड डिवाइडेड बाय रेटेड। पहले रेटेड पढ़ाया मैंने, है ना, मेरे लेक्चर्स देखोगे तो रेटेड पढ़ाया। फिर मैंने बताया कि अलग अलग ट्रांसफार्मर के लिए अलग अलग होता है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग होता है, पावर के लिए अलग होता है। और नीचे कई बार आपने वहां पे फुल लोड भी यूज किया है और नो लोड भी यूज किया है, बट 90% टाइम आप ट्रांसफार्मर में नीचे नो लोड यूज करते हो। तो वही गलती इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट से हो गई थी। तो स्पीड में हमें यहाँ पे रेटेड का मतलब है कि रेटेड क्या है हमारा, फुल लोड रेटेड होगा ना। तो स्पीड रेगुलेशन का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा आपका, कि स्पीड एनआर, है ना, जो एनआर की स्पीड है नो लोड पे, नो लोड माइनस एनआर की स्पीड है जो फुल लोड पे, डिवाइडेड बाय एनआर की स्पीड फुल लोड। रेटेड क्या होता है स्पीड के केस में, फुल लोड ही होता है।
ठीक है। बट आप ट्रांसफार्मर पढ़ते हो तो ट्रांसफार्मर में आपने वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला देखो, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन कैसा होता है, वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू VNL माइनस V फुल लोड डिवाइडेड बाय VNL। इस फॉर्मूले को ज्यादातर यूज करते हैं, बट मैंने जब पढ़ाया है तो वहां पर डायरेक्टली VNL नहीं लिखा है, नीचे रेटेड लिखा है मैंने, फिर बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसफार्मर के हिसाब से नीचे की चीजें बदलती है, ठीक है। तो वही चीज स्पीड में पूछ ली, बट आप तो आदि थे इस वाले फॉर्मूले के नीचे नो लोड आएगा, वोल्टेज का स्पीड का यूज किया नहीं था ज्यादा, तो आपने स्पीड में भी क्या कर दिया, नो लोड लगा दिया, और उस चक्कर में आपका आंसर गलत हो गया, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। चलो अब फटाफट कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग देखें अगर कि एनआर नो लोड पे, एनआर नो लोड पे देखें तो एनएस माइनस 1 माइनस एस, एस कितना है 0.01, ठीक है। तो ये कितना है, कितने पोल का है, 4 पोल मशीन है, 50 हर्ट्ज से, तो 1500 आरपीएम, 1500 आरपीएम 1 माइनस 0.01, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.01 इंटू 1500, तो ये हो गया है आपका 1485, ठीक है, 1485 हो गया है। फुल लोड पे अगर देखें तो एनआर फुल लोड कितना है 1500 आरपीएम 1 माइनस 0.05, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इंटू 1500 है ना 1425, 1425। चलो तो अब हम लोग रख देते हैं यहाँ पे नो लोड कितना है, नो लोड है 1485, फुल लोड है 1425, और फुल लोड कितना है 1425, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का। तो 1485 माइनस 1425 डिवाइडेड बाय 1425, परसेंटेज में पूछा है क्या आपसे, आप परसेंटेज में पूछा, जी हाँ, तो परसेंटेज में पूछा है तो 4.21%, ठीक है। ये हो गया आपका स्पीड रेगुलेशन। तो ये छोटी सी मिस्टेक कई बार स्पीड वगैरह में कर देते हैं, तो नॉर्मली किसी भी रेगुलेशन का जो फॉर्मूला है नीचे जो होगा वो रेटेड होगा, अगर वोल्टेज की बात करें तो रेटेड वोल्टेज होगा, है ना, स्पीड की बात करें तो रेटेड स्पीड होगी या रेटेड लोड होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो एट दिस नोट ये हमारे पूरे के पूरे 3 क्वेश्चन बेसिक इस तरह के जो फॉर्मूले थे हमारे, कहां गए, ये वाले फॉर्मूले, इन फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं 2022-2020 में, तो सारे के सारे हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट्स ड्रॉ करेंगे, है ना, एक एक करके चलते जाएंगे, जैसे हमारे फुल कोर्स है ना, फुल कोर्स या रैंक बूस्टर के कोर्सेस है, उसी पे चलते जाएंगे। बस क्वेश्चंस कौन से कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन वो करेंगे जो पिछले 5 साल में आए, कॉन्सेप्ट भी वही देखेंगे जो पिछले 5 साल में आए हुए हैं, ठीक है। तो मजा आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे हम लोग, इक्विवेलेंट सर्किट, और उसके बाद पावर स्टेजेस देखेंगे, स्टार्टर्स देखेंगे, जहां जहां से क्वेश्चंस आए हुए हैं, सिंगल फेज भी देखेंगे, सब देखेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए बाय, थैंक यू।